नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। देखिए एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एस्पिटेड जून 2025 के लिए साइकोलॉजी का पार्ट 7 लेके आ चुका हूँ। पार्ट 7 का जो पहला क्वेश्चन है कि हार्वर्ड गार्डनर के बुद्धि के सिद्धांत को डैश नाम से जाना जाता है। देखिए जो हार्वर्ड गार्डनर थे, इनका जो थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस थी वो कौन सी थी, तो इनके द्वारा बहुबुद्धि का जो सिद्धांत है वो दिया गया था, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस के बारे में बताया गया था। तो सीधा क्वेश्चन आता है कि बहुबुद्धि का सिद्धांत या थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस जो है वो किसके द्वारा दिया गया था, तो ये हार्वर्ड गार्डनर साहब के द्वारा दिया गया था। इस बात को आपने याद रखना है। देखिए अगर हार्वर्ड गार्डनर साहब की बात करें तो ये किस देश के मनोवैज्ञानिक थे, तो हार्वर्ड गार्डनर जो है वो एक अमेरिकी, याद रखना है किस देश के मनोवैज्ञानिक थे, एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। इनकी एक बुक थी और उस बुक में इन्होंने जो है थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस को बांटा था। उस बुक का नाम क्या था, तो सीधा पूछा जाता है तो उस बुक का नाम था फ्रेम्स ऑफ माइंड। तो सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि फ्रेम्स ऑफ माइंड पुस्तक किसकी है, तो फ्रेम्स ऑफ माइंड पुस्तक जो है वो हार्वर्ड गार्डनर साहब की है। इस बात को आपने याद रखना है। और इन्होंने इसी पुस्तक में बुद्धि को 8 भागों में विभाजित किया था। देखिए बुद्धि के बहुत सारे सिद्धांत हैं, जैसे कि बुद्धि का यूनिफैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस है, बुद्धि का एक कारक सिद्धांत। अगर बुद्धि के एक कारक सिद्धांत की बात करें तो ये सिद्धांत जो है वो अल्फ्रेड विनय, किसके द्वारा, अल्फ्रेड विनय के द्वारा कब दिया गया था, 1911 में विकसित किया गया था। तो इस सारी बातों को आपने याद रखना है। तो सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि बुद्धि का एक कारक सिद्धांत किसने दिया, तो बुद्धि का जो यूनिफैक्टर थ्योरी है वो दिया था अल्फ्रेड विनय ने। और जो बुद्धि का जो यूनिफैक्टर थ्योरी है, बुद्धि का जो एक कारक सिद्धांत है, इसको निरंकुशवादी सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। अगर आप भी एसपीटेट जून की प्रिपरेशन कर रहे हो और हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो जुड़िए मात्र और मात्र 499 रुपीज़ में, क्योंकि अब हमारे पास काफ़ी कम दिन रह गए। तो अगर आप हमारे बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर हमसे हैंड रिटन नोट्स लेना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट करें 7876145409। आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारे बैच के साथ एनरोल हो सकते हैं, साथ में हमसे पेड हैंड रिटन नोट्स। और अगर आप हमारे बैच में एनरोल होते हैं तो आपको फ्री हैंड रिटन नोट्स हमारे द्वारा एवरी सब्जेक्ट के दिए जाएंगे। अच्छा, हम बात कर रहे थे इंटेलिजेंस की थ्योरी की। हमने देखा, एक तो देखा हमने मल्टीपल इंटेलिजेंस, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, और दूसरा देखा हमने यूनिफैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। अब आगे हम देखेंगे बुद्धि का 2 फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, मतलब कि बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत। देखिए जो बुद्धि का जो द्विकारक सिद्धांत है वो किसने दिया था, तो बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत जो है वो 1904 में दिया गया था। किसने दिया था, वो दिया था स्पियर्समैन। किसने दिया था, स्पियर्समैन। तो स्पियर्समैन के द्वारा 2 फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस की बात की गई थी। 1904 के आसपास इसको विकसित किया गया था। इस बात को आपने याद रखना। देखिए जो 2 फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस जो स्पियर्समैन ने बताई थी, इसमें इन्होंने बुद्धि के जो इंटेलिजेंस के हैं वो 2 फैक्टर, 2 तत्व बताए थे। एक तो बताया था इन्होंने सामान्य तत्व, और दूसरा जो इनके द्वारा बताया गया था वो था विशिष्ट तत्व। तो सामान्य तत्व और विशिष्ट तत्व बुद्धि के 2 तत्व जो है वो बताए गए थे, किसके द्वारा, 2 फैक्टर थ्योरी में, ये स्पियर्समैन के द्वारा बताए गए थे। और थ्योरी ऑफ 2 फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस जो दी गई थी वो स्पियर्समैन साहब के द्वारा दी गई थी। इस बात को आपने याद रखना है। थोड़ा वॉइस में थोड़ी हो सकता है कि प्रॉब्लम हो, क्योंकि यार अभी मेरे को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है गले से रिलेटेड, जिस वजह से मैं थोड़ा आराम से बोल रहा हूँ। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि हर दिन आपके बीच वीडियो डाली जाए, क्योंकि आखिरी के कुछ दिनों में ऐसा हो जाता है कि मुझे ही प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभार। तो अगला हमारा जो है वो बुद्धि का है, एक और बच जाता है, वो है समूह कारक सिद्धांत। समूह तत्व सिद्धांत या समूह कारक सिद्धांत। समूह कारक सिद्धांत को बोलते हैं ग्रुप फैक्टर थ्योरी। देखिए जो ग्रुप फैक्टर थ्योरी है बुद्धि की, वो किसके द्वारा दी गई थी, तो ग्रुप फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस जो है वो थ्रस्टन के द्वारा, किसके द्वारा, थ्रस्टन के द्वारा। इनकी एक बुक थी जिसका नाम था थ्योरी ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटी। क्वेश्चन कभी ये भी आता है घुमा फिरा के। तो इनकी एक बुक थी जिसका नाम था प्राइमरी मेंटल एबिलिटी, और इसी बुक में थ्रस्टन साहब ने कौन सा सिद्धांत दिया था, तो भैया याद रखना है, थ्रस्टन साहब ने 1938 में सिद्धांत दिया था, कौन सा, थ्योरी ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटी, या बोलेंगे ग्रुप फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। तो थ्योरी ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज इनकी बुक थी, इसी में इन्होंने जो है वो समूह कारक सिद्धांत के बारे में बताया था, जिसमें इन्होंने 13 तत्व बताए, और 13 तत्वों में से इन्होंने 7 तत्व जो है वो क्या बताए थे, प्रमुख तत्व उन्होंने बोले थे। तो ये सारी चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप जितनी ज़्यादा मेरी वीडियोज़ को मैं थोड़ा सा फास्ट इस वीडियो में ज़रूर पढ़ा रहा हूँ, और आपको मैं रीज़न बता ही चुका हूँ कि क्यों थोड़ा सा फास्ट बोल रहा हूँ, वरना मैं आराम से पढ़ा लेता हूँ।
तो आपके लिए बस क्वालिटी और कंटेंट हर दिन प्रोवाइड होता रहेगा और साइकोलॉजी की हर एक चीज़ आपको यहाँ पर प्रोवाइड होती रहेगी। अब यहाँ पे त्रिचापे सिद्धांत दिया है, त्रिकैरी थ्योरी दी गई है। अच्छा, त्रिचापे सिद्धांत के बारे में आप कितना जानते हैं? तो बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो त्रिचापे सिद्धांत जो बुद्धि का है इसके बारे में जानते होंगे। तो बुद्धि का जो त्रिचापी सिद्धांत है वो दिया है स्टर्नबर्ग। किसने दिया भाई? स्टर्नबर्ग। तो ये भी आपको याद रखना है कि जो स्टर्नबर्ग साहब थे इनके द्वारा बुद्धि का त्रिचापीय सिद्धांत दिया गया था। अच्छा, एक और है तरल चापीय सिद्धांत। तो तरल ठोस सिद्धांत, तरल ठोस सिद्धांत। तो बुद्धि का जो एक तरल ठोस सिद्धांत है ये किसने दिया था? तो ये तरल ठोस सिद्धांत जो है वो दिया गया था कैटल साहब के द्वारा। तो बुद्धि के बारे में हमने बहुत सारी चीज़ें देखी और यहाँ से ना मैक्सिमम टाइम एक क्वेश्चन बनने वाला है जून के लिए। तो आप इस वीडियो को एक बार नहीं 2 बार देखिए, लेकिन बहुत अच्छे से देखिए, आपकी सारी चीज़ें क्लियर होने वाली है। अगला क्वेश्चन थोड़ा थ्योरेटिकल है, थोड़ा समझने वाला है। क्वेश्चन बोल रहा है कि राहुल को चीखने चिल्लाने की आदत है और उसके माता पिता ने निर्णय लिया है कि जब भी वह चिल्लाए तो उसे भोजन ना दिया जाए। यह किसका उदाहरण है? देखिए, जो रिइंफोर्समेंट होती है ये 2 प्रकार की होती है। जो पुनर्बलन जो होता है ये एक तो पॉजिटिव होता है, दूसरा क्या होता है? नेगेटिव होता है। देखिए, जो रिइंफोर्समेंट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर बोला गया है कि एक राहुल नाम का लड़का है और उसको जो है वो चीखने चिल्लाने की बहुत ज़्यादा आदत है और उसके जो माँ बाप उन्होंने ये निर्णय लिया है, उन्होंने ये फैसला लिया है कि जब वो चिल्लाएगा उसे खाना नहीं दिया जाएगा। तो यह जो उदाहरण हो सकता है ये होगा नेगेटिव रिइंफोर्समेंट। मान लो कि क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं और वो कभी शोर करते हैं, तो शोर करने के बाद टीचर क्या बोलती है उनको, मतलब उनकी आदत को सुधारने के लिए। देखो नेगेटिव जो रिइंफोर्समेंट है वो ऐसा नहीं है कि बच्चे पे गलत इफेक्ट डालेगा, कुछ चीज़ें बच्चों को सुधारने के लिए भी बोली जा सकती है। मान लो पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट क्या हो सकता है, जिसमें बच्चा मान लो कि बच्चे ने क्लास में बहुत अच्छे नंबर लाए हैं और बच्चे ने क्लास में नंबर लाए तो टीचर उसको और ज़्यादा बोल सकता है कि राहुल ने बहुत अच्छे नंबर क्लास में ला दिए। तो उससे क्या होगा, उसके अंदर पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट होगी, मतलब कि वो पॉजिटिव रूप से जो है आगे बढ़ेगा। अच्छा, नेगेटिव रिइंफोर्समेंट क्या होती है? यहाँ पे बच्चा अगर दोबारा चिल्लाएगा तो उसको एक डर सताएगा कि मुझे भोजन नहीं मिलेगा, अगर मैं दोबारा चिल्लाया तो मुझे भोजन नहीं मिलेगा। जैसे बच्चे क्लास में शोर करते हैं तो टीचर बोलते हैं कि अगर तुमने शोर किया तो तुमको पीटा भी जा सकता है। तो इस डर से बच्चा क्या है, अगले बार जो है वो क्या हो जाएगा, चुप हो जाएगा। मतलब कि रिइंफोर्समेंट हो रही है, लेकिन कैसे हो रही है, यहाँ पे नेगेटिव टाइप से हो रही है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो 2 प्रकार की पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट होती है, दूसरी नेगेटिव होती है। तो राहुल को चीखने चिल्लाने की आदत है और उसके माता पिता ने निर्णय लिया है कि जब वो चिल्लाए तो उसे भोजन नहीं दिया जाएगा। तो ये किस प्रकार का है? ये नकारात्मक है, ठीक है, ये एक नेगेटिव रिइंफोर्समेंट है, लेकिन इससे उसका क्या है, फायदा ही हो रहा है, ना कि उसका घाटा होने वाला है। और उसी प्रकार ऑप्शन में यहाँ पे टोकन इकोनॉमी दिया है। लेकिन टोकन इकोनॉमी क्या होता है? मान लो टोकन इकोनॉमी होता है कि आपको मतलब कोई प्रोत्साहित कर रहा है, आपको जो है वो प्राइज के रूप में जो है मान लो क्या मिल रहा है। ये भी एक रिइंफोर्समेंट का उदाहरण है। टोकन मान लो कि आपको एक प्राइज है और प्राइज 1100 मिलेंगे, तो बच्चा इसके लिए और ज़्यादा क्या करता है, मतलब आगे बढ़ता है कि आपको कुछ कैश प्राइज के रूप में दिया जाएगा, आपको ट्रॉफी दी जाएगी, आपको कोई कॉपी मिलेगी। तो ये क्या है? ये टोकन इकोनॉमी का एक उदाहरण है। देखिए, साइको के कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमको बहुत अच्छे से समझ नहीं आते, लेकिन उनको समझना पड़ता है, तब जाके वो बिल्कुल अच्छे से समझ आता है। अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति के रूप में हम हमेशा अपने बारे में कुछ निर्णय लेते हैं, इसे कहते हैं। देखिए, एक व्यक्ति के रूप में हम हमेशा जो है अपने बारे में क्या ले लेते हैं, कुछ निर्णय ले लेते हैं, तो उसे कहते हैं सेल्फ कंसेप्ट। सेल्फ कंसेप्ट बोले तो आत्म संप्रत्यय। क्या बोलेंगे? आत्म संप्रत्यय। ऑप्शन सी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आत्म संप्रत्यय होता है जब हम हमेशा एक व्यक्ति के रूप में क्या लेते हैं, अपने बारे में ही कुछ फैसले लेते हैं। एज ए पर्सन वी ऑलवेज मेक सम जजमेंट अबाउट योर वन सेल्फ, तो इज नॉन एज सेल्फ कंसेप्ट। अच्छा, यहाँ पे सेल्फ रेगुलेशन दिया है, सेल्फ एस्टीम दिया है। तो सबसे पहले बात करते हैं सेल्फ एस्टीम की। सेल्फ एस्टीम होता है जब किसी व्यक्ति जब स्वयं के मूल्य, योग्यता और क्षमताओं में विश्वास और सम्मान की भावना को देखता है, तो उसको क्या बोलता है? तो उसको बोलते हैं सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एस्टीम होता है जब वो व्यक्ति जो है वो स्वयं की मूल्य के बारे में जानेगा, योग्यताओं के बारे में जानेगा, अपने क्षमताओं और विश्वास के बारे में जानेगा, तो उसको क्या बोलते हैं? सेल्फ एस्टीम बोलते हैं। उसी प्रकार सेल्फ रेगुलेशन क्या होता है? आत्म नियमन क्या होता है सर? अरे भाई, आत्म नियमन होता है जिसके द्वारा जो व्यक्ति होता है वो अपने व्यवहार, भावनाओं और विचारों को, जो उसका व्यवहार हो गया, उसकी भावनाएं होगी, उसके विचार हो गए, उनको नियंत्रित कर सकता है। तो उसको क्या बोलते हैं? सेल्फ रेगुलेशन। मतलब कि उसको क्या बोलेंगे? आत्म नियमन। तो ये सारी चीज़ें देखो
यार ये जो क्वेश्चन पेपर मैंने उठाया है वन ऑफ द बेस्ट है, और ये मुझे नहीं लगता ये 2020 या 21 के आसपास का क्वेश्चन पेपर है, मुझे आइडिया नहीं कि कब का है, लेकिन बहुत अच्छा है और अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन देखो, टॉपिक में जितने भी क्वेश्चन आए हैं परीक्षाओं में काम आने वाले हैं कि कथानक संप्रत्यक्षण परीक्षण टीएटी किसके द्वारा बनाया गया। टीएटी बोले तो इसकी फुल फॉर्म बहुत बार पूछी गई है टेट में, तो टीएटी का जो पूरा नाम है ना यार, वो आप देख सकते हैं, थीमेटिक एप्रिसेप्शन टेस्ट। क्या बोलेंगे? थीमेटिक एप्रिसेप्शन टेस्ट। और इस टेस्ट को जो विकसित किया गया था वो किया गया था मॉर्गन और मूरे के द्वारा। तो मॉर्गन और मरे जो दो वैज्ञानिक हैं, मॉर्गन और मरे, इनके द्वारा जो टीईटी परीक्षण है इसको क्या किया गया था, तो इसको जो है वो विकसित किया गया था। और इन्होंने जो है एक हार्वर्ड विश्वविद्यालय होता था वहाँ पर 2000 का दशक है जो आने वाला, जो 1930-35 के आसपास जो है इसको क्या किया था, इन्होंने इसको विकसित किया था। और कहाँ किया था? हार्वर्ड विश्वविद्यालय में। अच्छा, जो ये टीईटी परीक्षण है वो किस प्रकार का संप्रत्य है, किस प्रकार का ये एप्रिसेप्शन टेस्ट है, तो ये एक मनोवैज्ञानिक कैसा परीक्षण है भाई, यह एक कैसा है? मनोवैज्ञानिक परीक्षण है। इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, ऑप्शन में यहाँ पर आपका एक और दिया है, इसके अलावा जैसे यहाँ पर दिया हरमन रोसार्क। देखिए हरमन रोसार्क जी की बात करते तो इनके द्वारा दिया गया था आईबीटी बोले तो इंक ब्लॉट टेस्ट। जी हाँ, तो इंक ब्लॉट टेस्ट परीक्षण 1921 में किसने विकसित किया, तो इसको बोलते हैं आईबीटी बोले तो इंक ब्लॉट परीक्षण। तो आईबीटी बोले तो इंक ब्लॉट टेस्ट, आईबीटी भूलना नहीं है। तो ये किसके द्वारा दिया गया था, तो ये हरमन रोसार्क के द्वारा दिया गया था। इसको स्याही धब्बा परीक्षण के नाम से भी जाना जाता है। किसने दिया था? हरमन रोसार्क। इस बात को आपने याद रखना। और इसमें इन्होंने जो है 10 इंक ब्लॉट जो है वो यूज किए थे। कितने इंक ब्लॉट? 10 इंक ब्लॉट। तो हरमन रोसार्क का आपको याद रखना है। अच्छा, आपने एक और टेस्ट सुना होगा, एक मनोविज्ञान का और परीक्षण जिसको बोलते हैं सीएटी बोले तो चिल्ड्रन एप्रिसेप्शन टेस्ट। क्या बोलेंगे? चिल्ड्रन एप्रिसेप्शन टेस्ट, मतलब कि बालक का जो अंतर्बोध परीक्षण इसको हम कहेंगे। तो चिल्ड्रन एप्रिसेप्शन जो टेस्ट है ना भाई, इसमें क्या करेंगे, इसके जो प्रतिपादक है वो है लियोपोल्ड ब्लैक। क्या बोलेंगे? लियोपोल्ड ब्लैक। तो लियोपोल्ड ब्लैक जो है वो क्या है, तो लियोपोल्ड ब्लैक जो है वो क्या है, ये जो है वो सीएटी जो परीक्षण है इसके क्या है, जनक है। उसी प्रकार आपका कैटल, चलो इतना ही जान लेते हैं यहाँ से। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, सीएटी, आईबीटी और टीएटी। देखो अगला क्वेश्चन बहुत काम आने वाला है कि 16 व्यक्तित्व परीक्षण प्रश्नावली किसने दी। देखिए 16 PF वाज फाउंडेड बाय। देखिए ये जो 16 जो व्यक्तित्व का जो कारक परीक्षण है, वो पर्सनालिटी जो फैक्टर है वो किसके द्वारा दिया गया, तो ये दिया गया था रेमंड बर्नार्ड कैटल साहब के द्वारा। किसके द्वारा? रेमंड बर्नार्ड कैटल साहब के द्वारा दिया गया था। 16 PF जो प्रश्नावली इनके द्वारा दी गई। तो ऐसे क्वेश्चन भी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन ना बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को आप जरूर स्टार मार्क कर लीजिएगा कि 16 PF जो पर्सनालिटी टेस्ट है वो किसने दिया था, तो ये दिया था रेमंड बर्नार्ड कैटल साहब के द्वारा। तो सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और अगर मैं थोड़ा सा यार आराम से बोल रहा हूँ तो उसके लिए आपसे इस बार माफ़ी चाहूँगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है ना, तो कमेंट बॉक्स में लास्ट में ना एक बार ज़रूर यार एक कमेंट लिखना है, और उस कमेंट का नाम है हर हर महादेव। ज़रूर सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन हर एक इंटरेस्टेड है, क्वेश्चन हर एक परीक्षाओं में काम आने वाले हैं। क्वेश्चन बोल रहा है वॉटसन और स्किनर ने मनोविज्ञान के किस उपागम में योगदान दिया। देखिए जो वॉटसन और स्किनर थे इनके द्वारा ये जो है वो मनोविज्ञान के जो व्यवहारवाद है, बिहेवियरिज्म है, इसके क्या है, इसमें इन्होंने जो है अपना क्या दिया था, योगदान दिया था, कंट्रीब्यूट किया था स्कूल ऑफ साइकोलॉजी के लिए। अच्छा, फादर ऑफ बिहेवियरिज्म किसको कहते हैं, व्यवहारवाद की जो जनक है ना वो किसको कहा जाता है, तो अगर बात करें व्यवहारवाद की जनक की वो है जेबी वॉटसन। कौन है भैया? जेबी वॉटसन। अगर जेबी वॉटसन की बात करें इनको व्यवहारवाद का जनक कहा जाता है। और अगर जेबी वॉटसन की बात करें यार, जेबी वॉटसन के बारे में इतना ही कहूँगा कि इनके ये कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे, तो जेबी वॉटसन भी हार्वर्ड गार्डनर की तरह एक अमेरिकी, किस देश के मनोवैज्ञानिक थे, अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। अच्छा, वॉटसन ने किस पे प्रयोग किया था, तो इन्होंने अपने एक छोटा सा बच्चा था जिसका नाम था लिटिल अल्बर्ट, याद रखना है क्या नाम था, लिटिल अल्बर्ट।
तो लिटिल अल्बर्ट पर वाटसन ने जो है वो अपनी जो बिहेवियरिज्म की जो थ्योरी थी उस पे जो है उन्होंने एक सफ़ेद चूहे को जो है वो लिटिल अल्बर्ट को दिखाया था। मतलब ऐसी कुछ स्टोरी थी इसकी जो बिहेवियरिज्म का जो सिद्धांत था उसमें। तो किस पे प्रयोग किया था, किस उस बच्चे का नाम क्या था, तो बच्चे का नाम था लिटिल अल्बर्ट। और क्या उसने उसको दिखाया था, तो सफ़ेद चूहा उसने उसको दिखाया था। अच्छा, उसी प्रकार कभी कभार क्वेश्चन आता है कि व्यवहारवाद के स्कूल की स्थापना किसके द्वारा की गई। तो व्यवहारवाद का जो स्कूल है उसकी जो स्थापना है वो 1913 के आसपास जो है वो वॉटसन साहब के द्वारा की जाती है, जो कि एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक है। सर स्किनर ऑप्शन में दिया है, इसके बारे में तो यार एक ही क्वेश्चन आता है। मैं पिछली कुछ वीडियोज़ में भी बार बार बोल चुका हूँ कि स्किनर के द्वारा एक थ्योरी दी गई है, जिस थ्योरी का नाम है ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। क्या बोलेंगे, क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत। तो क्रिया प्रसूत अनुकूलन का जो सिद्धांत है इसको अन्य बहुत सारे नाम जैसे कि पुनर्वलन का सिद्धांत और पुनर्वलन का सिद्धांत के साथ साथ इसको यंत्रीय अनुकूलन का सिद्धांत भी कहते हैं। इस बात को आपने याद रखना है। ये स्किनर के द्वारा सारे के सारे दिए गए थे। तो आपने सारी बातें याद रखनी है कि क्रिया प्रसूत अनुकूलन का सिद्धांत, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी किसने दी। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्किनर ने किस पे प्रयोग किया। तो स्किनर ने चूहों और कबूतरों पर प्रयोग किया था। स्किनर ने किस पे किया था, चूहों और कबूतरों पर प्रयोग किया था। इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, क्वेश्चन अब यहाँ पे दिया है प्रकार्यवाद, फंक्शनलिज्म। इसके एग्जाम्पल आपके पास या मेरे पास कौन कौन से हैं। तो फंक्शनलिज्म तो मैं विलियम जेम्स सबसे पहले लूँगा। विलियम जेम्स इससे जुड़े हैं। एक जॉन डुई है, जॉन डुई भी देखो फंक्शनलिज्म से जुड़े हुए हैं। कॉग्निटिव से सब लोग जानते हैं कि फादर ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट जीन पियाजे, जीन पियाजे कॉग्निटिव से जुड़े हैं। नीम चोम्स्की हो गए। तो चोम्स्की साहब और पियाजे साहब दोनों संज्ञानात्मक से जुड़े हैं। अच्छा, सोशल कल्चर, सामाजिक सांस्कृतिक। तो सामाजिक सांस्कृतिक जो सिद्धांत है वो आप जानते हैं कि लेव बायगोत्स्की। तो लेव बायगोत्स्की जो है इनके द्वारा सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत की बात की गई है। अच्छा, इस सिद्धांत को, जो सामाजिक सांस्कृतिक का जो सिद्धांत है, इसको 1930 के आसपास जो है वो इनके द्वारा जो है वो जो वाइगोत्स्की जी है, लेव वाइगोत्स्की जी है, इनके द्वारा जो है इसको क्या किया गया था, इसको जो विकसित किया गया था, डेवलप्ड किया गया था। इस बात को आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखो। और देखो, मैं पहले बोल रहा हूँ कि इस क्वेश्चन में जो मैंने क्वेश्चन उठाए हैं ये सारे के सारे क्वेश्चन काम आने वाले हैं। प्रसिद्ध समीकरण, हु प्रपोज द फेमस इक्वेशन B इज इक्वल टू F ब्रैकेट P कॉमा E ब्रैकेट ऑफ विच सजेस्ट बिहेवियर इज प्रोडक्ट ऑफ ए पर्सन एंड हर इज एनवायरमेंट। कि B इज इक्वल टू F P कॉमा E जो यह बताता है कि व्यवहार व्यक्ति एवं उसके वातावरण का उत्पाद है, किसने प्रतिपादित किया। तो ये फॉर्मूला एक बार नहीं 10 बार पूछा जा चुका है। एक बार मेरी ओर से 3 स्टार मार्क लगा दीजिएगा। ये फार्मूला जो है वो कर्ट लेविन के द्वारा दिया गया था, जो कि एक जर्मन अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। इस बात को आपने याद रखना है। ये सारी की सारी बातें मोस्ट इम्पॉर्टेंट बातें हैं। और आपने जेम्स दिया है, जेम्स बोले तो विलियम जेम्स, जिनके द्वारा 1890 में साइकोलॉजी की एक किताब द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी प्रकाशित की गई थी। तो द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी किताब किसने लिखी है, तो द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी जो किताब है वो जो है वो विलियम जेम्स के द्वारा लिखी गई है। और विलियम जेम्स की अगर बात करें तो यह एक अमेरिकी, पूछा जा सकता है कि किस देश के मनोवैज्ञानिक है। तो अगर बात करें विलियम जेम्स की, तो विलियम जेम्स जो है वो एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक है। इस बात को आपने याद रखना है। देखिए यार, इस वीडियो में मेरी थोड़ी सी वॉइस अगर आपको लग रहा है कि गुरुजी की वॉइस थोड़ी सी स्लो आ रही है, कम आ रही है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। मैं अपनी प्रॉब्लम आपको बता चुका हूँ कि किस वजह से ये वॉइस थोड़ी सी कम है। तो मैं महादेव से गुजारिश करूँगा कि मैं जल्दी से जल्दी ठीक हो जाऊँ और हर दिन आपके बीच अब 2-2, 3-3 वीडियो एक दिन में कम से कम डालता रहूँ, क्योंकि अब दिन कम रह गए हैं। और जब दिन कम रहते हैं तो फिर ये होता है कि यार अब जल्दी से ज़्यादा कंटेंट बच्चों को प्रोवाइड करवाना है। मैंने वादा किया कि साइको की कम से कम 20 वीडियो मैं आपके बीच डालने वाला हूँ, तो वो वादे से मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ। 7वीं वीडियो आ गई है, 13 वीडियो बाकी है। जैसे भी करके डालूंगा, लेकिन वीडियो ज़रूर डालूंगा। अच्छा, अगला नाम यहाँ पर दिया है बंडूरा। सर बंडूरा के बारे में, वाटसन के बारे में तो पढ़ लिया है। बंडूरा है अल्बर्ट बंडूरा, इनके द्वारा दिया गया था सोशल लर्निंग थ्योरी, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। तो सामाजिक अधिगम का जो सिद्धांत है वो किसने दिया, तो सामाजिक अधिगम का जो सिद्धांत है वो दिया था अल्बर्ट बंडूरा ने। किसने दिया था, अल्बर्ट बंडूरा ने दिया था। इस बात को आपने याद रखना है। और ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट। तो बंडूरा ने कौन सा दिया, जेम्स कौन है, अमेरिकी मनोवैज्ञानिक के जनक है, अमेरिकी मनोविज्ञान के। सीधा क्वेश्चन आता है, कर्ट लेविन का ये फॉर्मूला है। तो ये सारी चीज़ें
एक क्वेश्चन के साथ आपको कोई बहुत सारी चीज़ें सिखा रहा है तो फिर फ़ायदा होने वाला है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये, कि यदि आप और आपका कोई मित्र, मान लो कि आप है और आपका एक मित्र है, एक मापनी से किसी मेज़ की लंबाई मापते हैं, मतलब आप जो है वो किसी इंच टेप से किसी, आपका कोई टेबल है या मेज़ है उसको माप रहे हैं, तो संभावना है कि आप दोनों की लंबाई, आपकी जो लंबाई है वो दोनों की सेम ही आ रही है, तो आप दोनों एक ही निष्कर्ष तक पहुँचते हैं। तो ये किस प्रकार का एग्जाम्पल हो सकता है? तो ये हो सकता है ऑब्जेक्टिविटी, वस्तुनिष्ठता का उदाहरण। तो आप और आपका कोई मित्र जो है वो क्या करता है, किसी मेज़ की लंबाई को माप रहे हैं और संभावना है कि दोनों एक ही निष्कर्ष, आपका दोनों का एक ही आंसर आ रहा है, तो ये आंसर हो सकता है वस्तुनिष्ठता का। अगला क्वेश्चन है कि इंडिविजुअल साइकोलॉजी वाज गिवन बाय विच साइकोलॉजिस्ट। जी हाँ, ये क्वेश्चन परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है कि जो आपका व्यक्तिक मनोविज्ञान है वो किस मनोवैज्ञानिक द्वारा प्रतिपादित किया गया। तो व्यक्तिक मनोविज्ञान के बारे में, व्यक्तिक जो मनोविज्ञान है, इंडिविजुअल जो साइकोलॉजी है, इसके बारे में अल्फ्रेड एडलर, क्या नाम है, अल्फ्रेड एडलर साहब के द्वारा बताया गया था। व्यक्तिक मनोविज्ञान के बारे में इस बात को आपने याद रखना है, ये चीज़ें वो चीज़ें हैं जो परीक्षाओं में आपको पूरे नंबर दिला सकती है। तो व्यक्तिक मनोविज्ञान के बारे में जो बताया था वो अल्फ्रेड एडलर साहब ने बताया था। अब ऑप्शन में तो यार एरिक एरिक्सन भी है। अच्छा, एरिक एरिक्सन के बारे में क्या जानते हो? तो एरिक एरिक्सन के द्वारा दी गई थी मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत। मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत बोले तो थ्योरी ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट। तो सीधा क्वेश्चन आता है कि थ्योरी ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट के बारे में किसके द्वारा बताया गया था? तो थ्योरी ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट के बारे में बताया था एरिक एरिक्सन ने। इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, कमेंट बॉक्स में सभी बताएंगे कि एरिक एरिक्सन किस देश के मनोवैज्ञानिक थे, ये तो आपको ज़रूर पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, डैश के अनुसार इदम, अहम और परा अहम व्यक्तित्व संरचना के 3 तत्व हैं। अकॉर्डिंग टू डैश, इड, ईगो एंड सुपर ईगो आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ पर्सनैलिटी। तो ये तो भाई आप सभी को मैं पहले भी बता चुका हूँ। किसने बताया था? सिगमंड फ्रॉइड ने। सिगमंड फ्रॉइड के अनुसार जो है वो एकदम, अहम और परा अहम व्यक्तित्व के संरचना के 3 उदाहरण हैं, 3 तत्व हैं। देखिए, अगर बात करें सिगमंड फ्रॉइड की, तो इनके द्वारा दी गई थी साइको एनालिसिस की थ्योरी, मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत साइकोलॉजी में किसके द्वारा दिया गया? तो मनोविश्लेषणवाद का जो सिद्धांत है साइकोलॉजी में, वो दिया गया था सिगमंड फ्रॉइड के द्वारा। अच्छा, इनके ये जो है इनके द्वारा ईड का मतलब क्या था? तो ईड का मतलब, ईड जो है किस पे काम करता था? तो ईड करता था काम प्लीजर प्रिंसिपल पे। ईड के अलावा इनका जो ईगो था, ईगो, अहम, ईगो जो काम करता था वो रियलिटी प्रिंसिपल पे काम करता था, रियलिटी। और जो इसका सुपर ईगो था, परा अहम था, वो काम करता था मोरालिटी। किस पे काम करता था? मोरालिटी। तो तीनों आपको याद रखना है। ईड काम करता था प्लीजर प्रिंसिपल पे, ईगो काम करता था रियलिटी पे, और सुपर ईगो काम करता था मोरालिटी प्रिंसिपल पर। तो सारे के सारे आपको याद रखने हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और अगर आप भी दिल से महादेव या अपने भगवान को, जिसको भी दिल से मानते हैं, तो एक बार उनका नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव टू ऑल स्टूडेंट्स।